नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। मैं शशिकांत सिंह लेकर के आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की पहली क्लास, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास और हिंदी वर्णमाला की। दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास और वर्णमाला से संबंधित आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में फिक्स हैं, आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, फटाफट। इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, कम से कम शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? भारत में कितने भाषा परिवार हैं? ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 6, 8। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? तो पहला भाषा परिवार जो है वह है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रियन, चीनी, तिब्बत। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी, तिब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? क्या वह भारोपी परिवार की भाषा है? क्या वह द्रविड़ परिवार की भाषा है? क्या वह ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है? या चीनी, तिब्बत? तो हिंदी जो है यह भारोपी परिवार की भाषा है। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया हम लोगों का? ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? या जो भारतीय आर्य भाषा है हमारी, या जो हिंदी है जिसे हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया था? क्या इसे 2 भागों में विभक्त किया गया था? क्या इसे 3 भागों में विभक्त किया गया था? क्या इसे 6 भागों में विभक्त किया गया था? या इसे 4 भागों में विभक्त किया गया था? तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा हम लोगों का। कौन कौन सा 3 भाग है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फिक्स है, आके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अभी मैंने बताया भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया था। लास्ट भाग था उसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? क्या इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है? क्या इसे 6 भागों में विभक्त किया गया है? क्या इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है या 2 भागों में? तो ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। यह 3 भाग कौन कौन से हैं? तो प्राचीन आर्य भाषा या प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी या आधुनिक हिंदी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर यहाँ से डी हो गया। अब बातें ये आती हैं, प्राचीन हिंदी का समय काल क्या है? तो इसका समय काल है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी जो है इसका समय काल है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और ये जो हमारी आधुनिक हिंदी है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका समय काल है 1850 से अब तक। ठीक दोस्तों, तो इन 3 कालों में आप कह सकते हैं, इन 3 भागों में आधुनिक आर्य भाषा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हिंदी भाषा किस रूप में विकसित हुई थी? उसका विकास क्रम सही रूप से कौन सा है? ऑप्शंस है, क्या हिंदी भाषा संस्कृत से पाली में कन्वर्ट हुई, पाली से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी में कन्वर्ट हुई थी, या फिर संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी में परिवर्तित हुई थी, या संस्कृत से प्रकृत में और प्रकृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट में हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये जो हमारी हिंदी भाषा है ये सर्वप्रथम संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी में परिवर्तित हुई थी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? क्या वह उपवाक्य है, वाक्य है, पदबंध है या पद है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम शब्द में वर्णों की संख्या क्या है या कितनी है? जैसा कि आपको पता है, राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्या 2 है, 6 हैं, 4 हैं या 3 हैं? तो राम शब्द में 4 वर्ण हैं और 2 अक्षर हैं, तो वर्णों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। वह 4 वर्ण कौन से हैं दोस्तों? तो चलिए देखते हैं वे 4 वर्ण कौन से हैं। तो राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं, कौन कौन से? रा और म। और वर्ण कहा जाए तो वर्ण होते हैं 4, कौन से? र, आ, म और अ। ठीक है,
तो चलिए राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का सी हो गया। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? क्या वह शब्द है, क्या वह व्यंजन है, क्या वह स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ से डी हो गया हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णमाला है हमारी, यह वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, स्वरों की कुल संख्या क्या होती है या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या क्या होती है या फिर कितनी होती है? क्या स्वरों की संख्या 10 या 12 होती है? स्वरों की संख्या क्या 12 व 13 होती है? स्वरों की संख्या क्या 10 और 13 होती है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जानते हैं आप लोग स्वरों की संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है, मगर सही रूप से स्वरों की संख्या 10 और 13 होती है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 हो जाती है और लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? ये जो हमारे स्वर हैं, इन स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? क्या इन स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है स्वरों को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग कौन से हैं? तो पहला भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो ह्रस्व स्वर जो होता है दोस्तों, ऐसे वर्ण को कहते हैं या जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर वैसे स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ और ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगता है। इसे हम ठहराव के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ओम। तो ओम में हमने प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आ क्या है? यह जो आ ध्वनि है यह क्या है? क्या यह ह्रस्व स्वर है, क्या यह दीर्घ स्वर है, क्या यह प्लुप्त स्वर है या अग्र स्वर है? तो अभी मैंने बताया था आपको, एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं और ठहराव वाले स्वरों को प्लुप्त स्वर कहते हैं, जिनका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है। तो यहाँ पर द्विमात्रिक स्वर है आ, तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो गया हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभक्त किया गया या बांटा गया है? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा वह 3 भाग है? तो यहाँ से राइट आंसर पहले तो 3 भाग हो जाएगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर क्या होता है? तो अग्र स्वर होता है दोस्तों वे स्वर या उच्चारण की वे दृष्टि जिसके प्रयोग में हमारे जीभ का अगला भाग काम करता है। मध्य स्वर जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है और पश्च स्वर जिसमें जीभ का पिछला भाग काम करता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में? तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। वे 4 भाग कौन से हैं? तो 4 भाग हैं विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, विवृत का अर्थ होता है जिसमें हमारा मुख पूरा खुला हो। अर्धविवृत का मतलब होता है ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियाँ जिनके प्रयोग में हमारा मुख थोड़ा सा खुला हो या आधा खुला हो। संवृत का मतलब होता है जिसमें हमारा मुख पूरा बंद हो और अर्धसंवृत का मतलब होता है जिसमें हमारा मुख आधा बंद हो। तो इस प्रकार से मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 8 भागों में? तो स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ओठ के खिलने के स्थान पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक
अवृतमुखी और दूसरा क्या है वृत्तमुखी। ठीक, अवृतमुखी और वृत्तमुखी, इसका मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृतमुखी कहते हैं, और जिनके उच्चारण में हमारे ओठ गोलाकार हो जाते हैं उसे वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मौखिक स्वर है वह कौन सा ऐसा स्वर है जो मौखिक है इसमें? क्या वह अ है, आ है, ई है या सभी हैं? तो मौखिक स्वर सभी हैं दोस्तों, अ, आ, ई ये सभी क्या है मौखिक स्वर कहलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वर होता है, मतलब स्वर क्या होता है इन सब में? क्या स्वर अघोष है, क्या स्वर सघोष है, या स्वर अल्प प्राण है, या स्वर महाप्राण है? तो स्वर क्या होता है सघोष होता है दोस्तों। स्वर क्या होता है हम लोगों का सघोष होता है, ना कि अघोष होता है। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? क्या अ और आ को अयोगवाह कहते हैं, क्या ई और बड़ी ई को अयोगवाह कहते हैं, या ओ और औ को अयोगवाह कहते हैं, या अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं? तो दोस्तों अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, अ का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो अ ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? क्या यह कंठ से बोला जाता है, कंठ तालु से या ओष्ठ से? तो अ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, री का उच्चारण स्थान क्या है? या जो री ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? क्या यह कंठ है, नासिक है, दंत है या मूर्धा? तो री का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस हिंदी के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स हैं, आके रहेंगे दोस्तों। तो चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, या यूपीपी की कर रहे हो, या फिर टेट की तैयारी कर रहे हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके हर एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन फिक्स है, आके रहेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है, शेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांगा जा रहा है, बस एक शेयर मांगा जा रहा है, जिससे हम लोगों के हौसले को आप लोग और ज़्यादा बढ़ाएंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।